गुड मॉर्निंग एवरीवन। एमएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप लोगों को क्लास अच्छा लग रहा होगा। हम लोग 10th क्लास का मैथ में 1A समाप्त कर चुके हैं। उसका सभी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और थ्योरी के साथ 1A के बाद 1B इसका स्टार्ट करेंगे। आइए तो देखते हैं आज हम लोग क्लास में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग जानने वाले हैं प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य या यौगिक संख्या, अभाज्य या ऋण संख्या और सहअभाज्य संख्या। इस चैप्टर में हम लोगों को 3 मुख्य संख्या के बारे में जानना है। भाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं और सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं। लेकिन और भी संख्या का काम पड़ने वाला है कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या बोल देगा 5 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात करें, माध्य ज्ञात करें। तो पहले तो प्राकृत संख्या ज्ञात पता होना चाहिए कि प्राकृत संख्या कहते किसको है, तभी तो आगे समझेंगे कि क्या रहा है, या सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन है, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कौन है। तो आइए सुनते हैं। प्राकृत संख्या एक से गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। देखिए बिल्कुल आसान है, एक से गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं और 0 से गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। एक से गिनती की संख्या, एक से गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं और 0 से गिनती की संख्या, 0 से गिनती की संख्या, 0 से गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। सबसे छोटा प्राकृत संख्या 1 है, जबकि सबसे बड़ा हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते हैं। सबसे छोटा पूर्ण संख्या 0 है और इसका भी सबसे बड़ा ज्ञात नहीं कर सकते हैं। बताइए क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या हो सकता है? तो नहीं। अगर सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकता है, लेकिन सभी प्राकृत संख्या को हम पूर्ण संख्या कह सकते हैं। नाम है पूर्णांक संख्या, नाम ही है पूर्णांक, पूरा अंक, चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में हो, लेकिन पूरा हो। बोलता है पूर्णांक संख्या वैसी संख्या जो पूरा हो, दशमलव के रूप में ना हो, बटा के रूप में ना हो, माइनस में हो या प्लस में हो, लेकिन पूरा हो। -10, -20 यानी माइनस इन्फिनिटिव से लेके, इन्फिनिटिव को अनंत कहते हैं, प्लस इन्फिनिटिव तक, माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव तक की संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। आप लोग जानते होंगे सम संख्या और विषम संख्या, ये तो छोटे क्लास से हम लोग जान रहे हैं। 2 से जो पूरा कट जाता है उसको सम संख्या कहते हैं, और जो 2 से पूरा नहीं कटता है उसको विषम संख्या कहते हैं। तो पहले इसको नोट कर लीजिए। हम लोग और मुख्यतः 3 संख्या के बारे में जो पढ़ना है वो जानेंगे। तो लिखिए प्राकृत संख्या, लिख के डैश दीजिए। प्राकृत संख्या, एक से गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। थोड़ा फास्ट लिखिएगा या तो वीडियो को स्लो करके देखिएगा लिखने के टाइम। एक से गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में लिखिएगा 1 2 3 4 डॉट 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 करके छोड़ दीजिएगा। कैसे लिखिएगा? 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, नीचे स्टार बना के लिख लीजिए। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है। अगला में फिर लिख लीजिएगा, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या ज्ञात करना संभव नहीं है, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या ज्ञात करना संभव नहीं है। अब लिखिए पूर्ण संख्या, लिखिएगा पूर्ण संख्या, लिख के डैश दीजिए। 0 से गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। 0 से गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। 0 से गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं।
एग्जाम्पल में लिखिएगा 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 कहां तक, तो इसका अंत नहीं है। 0 से गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। नीचे स्टॉप आगे लिखिएगा सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या ज्ञात नहीं किया जा सकता है। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या ज्ञात नहीं किया जा सकता है। पूर्णांक संख्या लिख के डैश दीजिए। पूर्णांक संख्या लिख के डैश दीजिए। लिखिएगा ऋणात्मक या धनात्मक में वैसी संख्या जो पूरा पूरा हो। ऋणात्मक या धनात्मक, ऋणात्मक या धनात्मक में वैसी संख्या जो पूरा पूरा हो। ऋणात्मक या धनात्मक में वैसी संख्या जो पूरा पूरा हो उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। ऋणात्मक या धनात्मक में वैसी संख्या जो पूरा पूरा हो उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। अगला लिखिएगा सम संख्या। वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाज्य हो। वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाज्य हो। वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाज्य हो। विषम संख्या लिख के डैश दीजिएगा। वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाज्य ना हो। वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाज्य ना हो। आइए अब इस मुख्यतः हम लोग को इस चैप्टर में 3 इंपॉर्टेंट संख्या के बारे में जानना है। एक का नाम है भाज्य संख्या, एक का नाम है अभाज्य संख्या और एक का नाम है रूढ़ या यौगिक संख्या। ध्यान से सुनिएगा, भाज्य को ही यौगिक संख्या भी कहा जाता है। भाज्य का मतलब होता है कटने वाली संख्या। देखिए जितनी प्रकार की संख्याएं हैं सभी संख्या एक से कटता है, अपने आप से कटता है। तो बोलता है वैसी संख्या जो एक से कटे और अपने आप से कटे, इसके अलावा किसी और से भी कट जाए। वैसी संख्या जो एक से कटे, अपने आप से कटे, सभी संख्या तो एक से कटता है, अपने आप से भी कटता है, उसके अलावा किसी और से कटना चाहिए। जैसे हम बात करते हैं एक का, बताइए एक अपने आप से कटता है, एक से कटता है, क्या इसके अलावा किसी और से कट रहा है? तो यह नहीं कट रहा है। अगर हम बात करते हैं 2 का, सुनते चलिएगा, 2 एक से कटता है, अपने आप से भी कटेगा, या इसके अलावा किसी और से कट रहा है? तो इसके अलावा किसी और से नहीं कट रहा है। क्या 3 भाज्य होगा? तो सोचेंगे एक से कटना चाहिए, अपने आप से कटना चाहिए, इसके अलावा किसी और से कटना चाहिए। तो 3 एक से कटता है, अपने आप से कटता है। एक का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 3 आएगा, 3 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 3 आएगा। क्या इसके अलावा किसी और से कट रहा है? तो नहीं कट रहा है, तो यह भाज्य नहीं होगा। अगर हम बात करते हैं 4 का, तो सोचिए 4 के बारे में। 4 एक से कटता है, अपने आप से कटता है, क्या इसके अलावा किसी और से कट रहा है? तो हाँ, इसके अलावा यह 2 से कट रहा है। तो अपने एक और स्वयं के अलावा किसी और से कट जाता है तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं, और सबसे छोटा भाज्य संख्या 4 है। क्या 5 होगा? 5 होगा। तो आइए सोचते हैं, 5 एक से कटता है, अपने आप से कटता है, क्या इसके अलावा ये किसी और से कट रहा है? तो नहीं कट रहा है। किसी और से कटेगा तो भाज्य संख्या कहलाएगा, नहीं कटेगा तो नहीं कहलाएगा। आइए हम देखते हैं 6।
क्या 6 होगा? 6 होगा तो सोचते हैं 6 1 से कटता है, अपने आप से कटता है, इसके अलावा यह 2 से भी कटता है और 3 से भी कटता है, तो यह भी होगा, यह भी होगा। क्या इसी प्रकार हम आगे बढ़ सकते हैं? तो अगर हम इसका एग्जाम्पल का बात करते हैं तो 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, 12, 14, 15 डॉट 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 डॉट, इसी प्रकार आगे बढ़ते जाएंगे। अगर हम बात करते हैं अभाज्य संख्या का, आ का मतलब होता है ना, अभाज्य या ऋण संख्या, अभाज्य या ऋण संख्या, इसका 2 नाम है, एक नाम और है अभाज्य या ऋण संख्या। सुनिएगा, अभाज्य आ का मतलब होता है ना, वैसी संख्या जो किसी और से ना कटे, 1 से कटे, अपने आप से कटे, उसके अलावा किसी और से ना कटे, तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या फिर सुनिएगा, जो एक और स्वयं के अलावा किसी से ना कटे। तो आइए बात करते हैं इसका एग्जाम्पल। एक अभाज्य संख्या होगा तो सोचते हैं 1 से कटता है, अपने आप से कटता है, इसके अलावा किसी और से नहीं कटता है। एक तो अभाज्य संख्या होना चाहिए, लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा, एक ना ही भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या है। हम बताएंगे क्यों नहीं है। कहता है कम से कम इसका 2 अलग अलग गुणनखंड होना चाहिए, 2 भिन्न गुणनखंड होगा तभी अभाज्य संख्या कहलाएगा। जब हम 1 को तोड़ेंगे 2 अलग अलग गुणनखंड नहीं आएगा, 1 गुना 1 आएगा। क्या 2 अभाज्य संख्या होगा? तो सोचेंगे 2 के बारे में। 2 1 से कटता है और अपने आप से कटता है, इसके अलावा यह किसी और से नहीं कटता है। अगर हम इसको तोड़ेंगे तो इसका 2 अलग अलग गुणनखंड आएगा, जबकि 1 को ब्रेक करेंगे तो 2 अलग अलग गुणनखंड नहीं आएगा। इसीलिए एक ना ही भाज्य है और एक ना ही अभाज्य है। याद रखिएगा, सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 होता है और सबसे छोटा भाज्य संख्या 4 होता है। 2 के बाद 3 होगा, 3 के बाद 5, 7, 11, 13 डॉट 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 डॉट। यानी हम लोग 2 संख्या के बारे में जाने, एक भाज्य संख्या के बारे में और एक अभाज्य संख्या के बारे में। तो भाज्य संख्या या यौगिक संख्या लिख के डैश दीजिए। भाज्य या यौगिक संख्या, भाज्य या यौगिक संख्या लिखिए। वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावे, वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावे, वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावे किसी और से विभाज्य होता है, किसी और से विभाज्य होता है, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावे किसी और से विभाज्य होता है, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में लिखिएगा 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15 डॉट 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 डॉट, इस तरह प्रकार आगे बढ़ेंगे। नीचे स्टार में लिखेगा सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। क्या सबसे बड़ा ज्ञात कर सकते हैं? तो नहीं, सबसे बड़ा भाज्य संख्या ज्ञात नहीं किया जा सकता है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। चलिए आगे लिखिएगा अभाज्य या ऋण संख्या, अभाज्य या ऋण संख्या, अभाज्य या ऋण संख्या। वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावे किसी और से विभाज्य नहीं होता है, वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावे
किसी और से विभाज्य नहीं होता है। विभाज्य का मतलब होता है कटना। विभाज्य नहीं होता है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावे वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावे किसी और से विभाज्य नहीं होता है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में लिखिएगा 2 3 4 7 11 13 डॉट 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 डॉट। नीचे स्टार रखिएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। 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 मात्र 2 एक ऐसा अभाज्य संख्या है जो सम है। इसके अलावा जो भी सम संख्या होगा सभी भाज्य होगा। तो एकमात्र सम अभाज्य संख्या कौन है? 2 है। इसके अलावा जो भी सम संख्या आएगा वो भाज्य होगा। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सम अभाज्य संख्या की संख्या है। सम अभाज्य संख्या की संख्या है तो 1। सम अभाज्य संख्या की संख्या 1 है। केवल 2 ही एक ऐसा सम संख्या है जो अभाज्य है। नीचे पुनः लिखिएगा, एक ना ही भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या। एक ना ही भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या। एक ना ही भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या। एक से 50 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या। अभाज्य संख्याओं की संख्या 1 से 50 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या कितना है? 1 से 51 से 100 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या। 1 से 51 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या और 1 से 100 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या। आपको याद होना चाहिए 1 से 50 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या, 1 से 51 तक 1 से 50 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या, 1 से 100 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या और 1 से 100 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या। तो 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्या है। 51 से 100 तक जाएंगे तो 10 मिलेगा और दोनों को जोड़ देंगे तो 1 से 100 तक निकल जाएगा। तो आप लोग को बताना है कि जब 1 से 100 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या 25 है तो भाज्य संख्याओं की संख्या क्या होगा? 100 माइनस 25 बराबर 75। क्या 1 से 100 तक भाज्य संख्याओं की संख्या 75 होगा? तो नहीं, 75 नहीं होगा। इसमें से एक और घटा देंगे तो 74, क्योंकि हमने बताया आपको एक ना ही भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। तो 1 से 100 तक भाज्य संख्याओं की संख्या 74 होता है। अगर हम बात करते हैं 1 से 50 तक भाज्य लिखते चलिएगा, 1 से 50 तक भाज्य संख्याओं की संख्या। 1 से 50 तक भाज्य संख्याओं की संख्या। 1 से 50 तक भाज्य संख्याओं की संख्या। 51 से 100 तक भाज्य संख्याओं की संख्या। भाज्य संख्याओं की संख्या। भाज्य संख्याओं की संख्या
और 1 से 100 तक, 1 से 100 तक भाज्य संख्याओं की संख्या, भाज्य संख्याओं की संख्या। बताइए 1 से 50 तक कितना होगा? तो 50 में से 15 गया तो 35, 35 में से 1 गया तो 34, है ना। जबकि 51 से 100 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या कितना हो जाएगा? तो 40 हो जाएगा, 40, और टोटल को जोड़ दीजिएगा तो 74 आ जाएगा। याद, इसको नोट कर लीजिए। तो आगे सह अभाज्य संख्या के बारे में बताते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या। सुनिएगा ध्यान से। कहता है वैसी दो संख्याओं का युग्म जिसका मसा 1 हो उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे हमने कहा 3 और 5, यह हमेशा जोड़ा के रूप में, युग्म का मतलब होता है जोड़ा, यानी सह अभाज्य संख्या हमेशा जोड़ा के रूप में रहता है। जैसे हम बोलेंगे 9 और 13, 9 और 13 का अगर हम मसा निकालेंगे तो 9 इकाई 9, 4, 9 बीच में, 4 दूनी 8, 1, 4, 1 चौके 4, 0। बताए थे कि जब शेषफल 0 हो तो भाजक ही मसा बन जाता है। तो वैसी दो संख्याओं का युग्म जिसका मसा 1 हो उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं। फिर सुनिएगा, वैसी दो संख्याओं का युग्म जिसका मसा 1 हो सह अभाज्य संख्या कहलाता है। वैसी दो संख्याओं का युग्म, वैसी दो संख्याओं का युग्म, वैसी दो संख्याओं का युग्म जिसका मसा 1 हो। लिखिएगा, वैसी दो संख्याओं का युग्म जिसका मसा 1 हो उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं। कोई भी आप दो लगातार संख्या लीजिएगा तो उसका मसा हमेशा 1 होता है, याद रखिएगा। दो लगातार संख्या भी लेंगे तो उसका मसा 1 ही आता है। वैसी दो संख्याओं का युग्म जिसका मसा 1 हो सह अभाज्य संख्या कहलाता है। वैसी दो संख्याओं का युग्म जिसका मसा 1 हो सह अभाज्य संख्या कहलाता है। एग्जाम्पल में लिखिएगा 3, 5, 9 13, कोई भी दो को लिख लीजिए 3, 4। इसी प्रकार हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। वैसी दो संख्याओं का बोल देगा ए और बी दो सह अभाज्य संख्या हैं तो ए और बी का मसा होगा। तो कंफर्म रहिए, अगर सह अभाज्य बोल दिया है तो कंफर्म उसका मसा 1 होगा। ऐसे हम लोग इस चैप्टर को पढ़ने के बाद इसका सभी प्रकार का ऑब्जेक्टिव भी पढ़ेंगे। जैसे ही फर्स्ट चैप्टर खत्म होगा तो फर्स्ट चैप्टर का जितना ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछ चुका है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सभी एक बार देख लेंगे। आइए थोड़ा और आगे चलते हैं। हम लोग आज काफी संख्या के बारे में जाने। आइए जब इसमें जो पढ़ना है उसके बारे में चर्चा करते हैं। मुख्य रूप से इसमें भाज्य, अभाज्य, सह अभाज्य और अंक गणित का मूलभूत प्रमेय जानना है। सुनिएगा ध्यान से। अंक गणित का मूलभूत प्रमेय क्या है? अंक गणित का मूलभूत प्रमेय
सबसे पहले बात है, इस प्रमेय को दिया है कौन? इस प्रमेय को देने वाले व्यक्ति का नाम है कार्ल फ्रेडरिक गॉस। कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने यह प्रमेय दिया है। कार्ल फ्रेडरिक गॉस को ही गणितज्ञों का राजकुमार भी कहा जाता है। कार्ल फ्रेडरिक गॉस की पुस्तक का नाम है डिस्क्विंसस अर्थमेटिकी। उसी किताब में इन्होंने इस प्रमेय को दिया था। आपसे इतना पूछेगा नहीं, लेकिन एनसीईआरटी बुक में इनके बारे में लिखा है, इसीलिए हमने एक बार बता दिया। इस प्रमेय को दिया है किसने? कार्ल फ्रेडरिक गॉस। जो हम लोग पढ़ रहे हैं बिहार बोर्ड का बीटीबीसी, उसमें इनके बारे में लिखा है स्पेशल, इनके पुस्तक का नाम भी लिखा है, इसीलिए संभावना है कि पूछ सकता है। ऐसे पूछता नहीं है, लेकिन संभावना इसलिए हम लोग जान ले रहे हैं। दिया है तो एक बार सुन लिया इसका नाम। अंक गणित का मूलभूत प्रमेय है क्या? तो इस प्रमेय को देने वाले कार्ल फ्रेडरिक गॉस कहते हैं कि किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, यही प्रमेय है। जैसे 12 एक भाज्य संख्या है। जब तक हम भाज्य और अभाज्य नहीं जानेंगे तब तक इस प्रमेय को समझ नहीं पाएंगे। तो 12 एक भाज्य संख्या है, जबकि 2, 2, 3 यह एक अभाज्य संख्या है। इसी को लिख सकते हैं 12 बराबर 2 कितना बार आया है? 2 बार। और 3 कितना बार आया है? 1 बार। पावर में 1 नहीं लिखते हैं। जैसे हम कहें 16, तो 16 को कैसे लिख सकते हैं? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। हाँ, ऐसे कैसे लिख रहे हैं अभी आपको हम सिखाएंगे गुणनखंड करने के लिए कि ऐसे हम इसको कैसे ब्रेक करते हैं। जैसे 16 को लिखना है तो 16 लिख दीजिए। क्या 16 2 से कटेगा? स्टार्ट करना है 2 से, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 नहीं, क्योंकि जो 4 से कटेगा पहले 2 से कट के तैयार रहेगा। तो 2 से लगाएंगे तो 2 8 16, फिर 2 से लगाएंगे 4 बार। इसी को गुणनखंड कहते हैं। 2 से लगाएंगे 2 बार। अब इसको लगा भी सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 बराबर 16। तो अंक गणित का मूलभूत प्रमेय क्या कहता है? एक भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। और इस प्रमेय को देने वाले कार्ल फ्रेडरिक गॉस हैं, जिनकी पुस्तक का नाम डिस्क्विंसस अर्थमेटिकी है। तो लिखिएगा डैश देके। इस प्रमेय का प्रतिपादन कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने किया। इस प्रमेय का प्रतिपादन कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने किया। कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने किया। कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने किया। इस प्रमेय का प्रतिपादन कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने किया। इन्होंने बताया कि एक भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। एक भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। एक भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से मस्सा और लसा निकालना इसमें सीखेंगे। क्या होता है अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे मस्सा और लसा निकालते हैं? आइए इसका एग्जाम्पल लिखिएगा। 12 बराबर 2 गुने 2 गुने 3, 12 बराबर 2 के पावर 2 गुने 3। आइए हम लोग अब इस विधि से अभाज्य हेडलाइन दीजिए, अभाज्य गुणनखंड विधि से मस्सा और लसा ज्ञात करें।
अभाज्य गुणनखंड विधि से मसा और लसा ज्ञात करें। अभाज्य गुणनखंड विधि से मसा और लसा ज्ञात करें। ये सबसे पहले छोटा से चलते हैं, 12 और 16। तो सबसे पहले 12 का गुणनखंड कीजिए। हम एक बार बता रहे हैं, फिर बार बार आप लोग कीजिएगा कॉपी में खुद से। 2 छके 12, 2 तिहाई 6, यानी 12 को लिख सकते हैं 2 गुने 3। अब लोग 16 को लिखेंगे। 16 को कैसे लिख सकते हैं? 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4। 16 को लिख सकते हैं 2 गुने 2। हम लोग को 2 चीज निकालना है, मसा भी निकालना है और लसा भी निकालना है। मसा भी निकालना है और लसा भी निकालना है। आइए, मसा का मतलब होता है जो दोनों में मिलेगा। मसा जो दोनों में मिलेगा। क्या यह दोनों में मिल रहा है? तो इसको घेर लीजिए। यह दोनों में मिल रहा है तो घेर लीजिए। और कोई संख्या है जो दोनों में मिल रहा है? अगर 3 संख्या देगा तो तीनों में मिलना चाहिए। मसा जो सभी में मिलेगा, मसा जो सभी में मिलेगा, लसा मिलेगा वो भी और जो ना मिलेगा वो भी। तो ये दोनों के बदले एक ही को लिखेंगे, 2 गुने 2 बराबर 4। ये तो लिखाएगा 2 गुने 2। अब देखिए जो बच गया उसको भी लिख दीजिए, 3 गुने 2 गुने 2। गुना कर दीजिए, 2 दूनी 4 तिये 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48। एक मैजिक होता है, अगर 2 संख्या है तो इसका अगर हम दोनों संख्या का गुना कर देंगे, यानी 12 गुना 16, यह बराबर होता है किसके बराबर होता है? मसा गुने लसा के बराबर होता है। हमारा मसा कितना है? 4 गुने 48। जब इसका गुना कीजिएगा पहला संख्या गुने दूसरा संख्या, तो यह गुणनफल केवल 2 ही संख्या में लागू होता है। मसा और लसा के गुणनफल के बराबर होता है। 16 दूनी 32 के 2, 16 इकाई 16, 16 3 19, 192, 48 चौके 192। तो नीचे स्टार बना के लिखिएगा इस क्वेश्चन को हल करने के बाद कि 2 संख्याओं का मसा और लसा का गुणनफल दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। 2 संख्याओं के मसा और लसा का गुणनफल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 2 संख्याओं के मसा और लसा का गुणनफल, 2 संख्याओं के मसा और लसा का गुणनफल दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। लिखेंगे पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर मसा गुने लसा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। 2 संख्या, ये केवल 2 ही संख्या में लागू होता है। 2 संख्याओं के मसा और लसा का गुणनफल दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो इसका थ्योरी समाप्त हो गया। अब इसका अगले क्लास में हम लोग इसका क्वेश्चन देखेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही, बाय।